एक ऐसा परिवार जिसने भारत की राजनीति को 3 दशकों तक अपने इशारों पर नचाया, लेकिन उसी परिवार के 2 वारिसों की जिंदगी रहस्यों, हादसों और विवादों से भरी रही। एक जिसने इमरजेंसी थोपकर करोड़ों लोगों के दिलों में डर और खौफ पैदा किया, और दूसरा जो पायलट से प्रधानमंत्री बना लेकिन जिसकी मौत ने पूरे देश को सन्न कर दिया। हम बात कर रहे हैं भारत की सियासत पर सबसे ज्यादा राज करने वाले गांधी परिवार और उनके 2 वारिस संजय गांधी और राजीव गांधी की। जहां एक भाई यानी संजय को सत्ता से इतना लालच था कि उसने अपनी मां इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए देश में आपातकाल लगवा दिया। 21 महीनों तक पूरे देश को अपनी उंगलियों पर नचाया, लाखों नसबंदियां करवाई, विपक्ष के हजारों नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया, झुग्गी झोपड़ी हटाओ नियम से देश के कई रिहायशी इलाकों पर बुलडोजर चलवा दिए और छोटी सी उम्र में एक प्लेन क्रैश में दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं दूसरी तरफ राजीव गांधी को राजनीति में आने की कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन साल 1984 के दंगे और मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें देश को संभालने के लिए राजनीति में कदम रखना पड़ा। राजीव को उस वक्त मिस्टर क्लीन कहा जाता था, लेकिन फिर उनकी छवि पर बोफोर्स का दाग लगा और फिर वो दिन आया जब एक आत्मघाती हमले ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। आज हम जानेंगे भारत की राजनीति में सबसे ताकतवर रह चुके संजय और राजीव गांधी की अनसुनी, अनकही और रहस्यमयी दास्तान। जैसे कि क्या संजय गांधी सच में फिरोज गांधी के बेटे नहीं थे? क्या वो अपनी मां इंदिरा गांधी को ब्लैकमेल कर रहे थे? उन्होंने अपनी पत्नी मेनका से मुस्लिम रीति रिवाज से शादी क्यों की थी? और कैसे बोफोर्स घोटाले ने राजीव गांधी की छवि पर दाग लगा दिए और कैसे हुई उनकी हत्या? तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 1940 का दशक, देश आजादी की लड़ाई में जल रहा था और इसी उथल पुथल भरे दौर में पैदा हुए 2 बच्चे जिन्होंने आगे चलकर भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले थे राजीव गांधी, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ, और दूसरे संजय गांधी, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। दोनों इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बेटे थे, लेकिन स्वभाव और आदतों में जमीन आसमान का फर्क था। राजीव शांत, संकोची और पढ़ाई लिखाई में गंभीर। उन्हें क्रिकेट और मोटर बाइक का शौक था और जिंदगी को हमेशा सादगी से जीना पसंद करते थे। बड़े होने पर वे कैम्ब्रिज और लंदन के कॉलेजों में पढ़ाई करने के लिए गए और वहां जाकर भी उन्होंने राजनीति से दूरी बनाए रखी। वहीं दूसरी ओर संजय गांधी बचपन से ही नटखट, जिद्दी और सत्ता की ओर खिंचने वाले थे। उनका पढ़ाई में मन कम लगता था, लेकिन मशीनों और तेज रफ्तार गाड़ियों से उनका गहरा लगाव था। वो रोल्स रॉयस कार में इंजीनियरिंग सीखने जा पहुंचे और भारत आकर पीपल्स कार यानी कि मारुति की नींव रखी, जबकि राजीव पायलट बने। इस तरह दोनों भाइयों में खूब फर्क था और यही फर्क आगे चलकर भारत की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ने वाला था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस भाई की जिसने आपातकाल के दौरान पूरे देश को हिलाकर रख दिया, संजय गांधी। संजय गांधी से जुड़ा एक किस्सा हमेशा सुर्खियों में रहता है, जो है उनके नाम से जुड़ा रहस्य। कहा जाता है कि बचपन में संजय गांधी का नाम अपने बड़े भाई राजीव गांधी से मिलता जुलता रखा गया था, जो था संजीव गांधी। लेकिन विदेश में बिताए गए उनके सालों में ऐसा वाकया हुआ जिसने उनका नाम ही बदल दिया। बताया जाता है कि लंदन में उन्हें कार चोरी करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया था। मामला इतना बढ़ गया था कि उनका पासपोर्ट तक जब्त कर लिया गया। हालांकि नाना पंडित नेहरू और मां इंदिरा गांधी की ताकत के चलते उन्हें भारत के हाई कमिश्नर कृष्णा मेनन ने तुरंत छुड़वा लिया। नया पासपोर्ट बनवाते समय उनका नाम संजीव से बदलकर संजय कर दिया गया। इस तरह संजीव बने संजय और भारत में आकर उन्होंने यही नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गांधी परिवार से जुड़ी एक विवादित बात ये भी कही जाती है कि संजय गांधी कई बार अपनी मां इंदिरा गांधी पर दबाव बनाते थे। कुछ पत्रकारों का मानना है कि संजय के पास अपनी मां से जुड़े कुछ ऐसे राज थे जिनका सहारा लेकर वे अपनी मनमानी करते थे। यही वजह थी कि कई बार उनकी गलतियों को भी अनदेखा कर दिया जाता था। जैसे कि संजय गांधी की मेनका आनंद से हुई उनकी शादी भी संजय की गलतियों पर एक पर्दा ही था, जिसे लेकर मोहम्मद यूनुस अपनी किताब पर्सन, पैशन एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि
संजय ने मुस्लिम तौर तरीके से मेनका से शादी की थी, और वो भी इसलिए क्योंकि मेनका संजय के बच्चे की मां बनने वाली थी, जिसकी वजह से मेनका के पिता कर्नल तरलोचन सिंह आनंद ने संजय गांधी को जान से मारने की धमकी दे दी थी, और इसी सब के चलते संजय गांधी को मेनका गांधी से शादी करनी पड़ी थी ताकि समाज में उनकी नाक ऊंची रह सके। अब बात करते हैं देश की राजनीति के सबसे काले दौर यानी आपातकाल की। तो साल था 1975। हालात ऐसे थे कि इंदिरा गांधी की सरकार पर हर तरफ से संकट टूट पड़ा था। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और लगातार आंदोलन से देश में अराजकता फैल रही थी। गुजरात और बिहार में उठी छात्र आंदोलन की आग अब जयप्रकाश नारायण और विपक्षी नेताओं की अगुवाई में लपट बन चुकी थी। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया। इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराते हुए उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता तक उनसे कहने लगे कि वो थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। इसलिए इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया, लेकिन बेटे संजय गांधी को अपने मां का यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मां का इस्तीफा देने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। आज जो वफादारी की कस्में खा रहे हैं वो सत्ता मिलते ही पीठ में छुरा घोंप देंगे। और फिर कुछ ही घंटों में 25 जून 1975 की आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर के बाद देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। रातों रात विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई को जेल में डाल दिया गया। अखबारों की बिजली काट दी गई ताकि अगले दिन जनता तक सच्चाई न पहुंच पाए। लोकतंत्र पर पर्दा डालकर भारत एक ऐसे अंधेरे दौर में प्रवेश कर चुका था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, और इन सभी के मास्टरमाइंड थे संजय गांधी। इतना ही नहीं, संजय गांधी ने इमरजेंसी के दौरान खुद को पर्दे के पीछे का असली प्रधानमंत्री बना लिया था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी, लेकिन पूरे देश के मंत्री और अफसर उनकी बात मानने के लिए मजबूर थे। संजय ने इमरजेंसी में अपना 5 पॉइंट प्रोग्राम चलाया। परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का उन्मूलन, साक्षरता, गंदी बस्तियों का सफाया और पेड़ लगाओ अभियान। कागजों पर यह योजना सुनने में अच्छी लगती थी, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा डरावनी थी। परिवार नियोजन के नाम पर लाखों लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी करवाई गई। गांव में पुलिस अधिकारी और अधिकारी डंडों के साथ पहुंचते और पुरुषों को जबरदस्ती ट्रकों में भरकर नसबंदी कैंप ले जाते। वहीं झुग्गी झोपड़ियों के सफाई के नाम पर दिल्ली की हजारों बस्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। इस तरह 21 महीनों तक चली इमरजेंसी में लाखों लोगों पर सरकार का कहर बरसा, हजारों लोगों के घर टूटे और 62 लाख नसबंदी की गई। कहते हैं कि उस दौर में इंदिरा गांधी की छवि पीछे छूट गई थी और पूरा देश असल में संजय गांधी की मर्जी से चल रहा था। नेता, अफसर और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते। इमरजेंसी के 21 महीने पूरे होने के बाद देश भर में विरोध इतना बढ़ गया कि 1977 में इंदिरा गांधी को मजबूरन चुनाव करवाना पड़ा। उस वक्त जनता ने संजय और इंदिरा दोनों को नकार दिया और कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। लेकिन संजय ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने लगातार अपनी मां को समझाया, सत्ता सिर्फ रोकी गई है, छीनी नहीं गई। एक दिन हम फिर से वापसी करेंगे, और हुआ भी वही। 1980 के आम चुनाव में संजय गांधी ने मां के लिए जबरदस्त कैंपेन किया। अपनी युवावस्था की आक्रामक शैली ने उन्हें कांग्रेस में फिर से सत्ता में लाकर खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। ऐसा लगता था अब संजय गांधी राजनीति के क्राउन प्रिंस बन चुके हैं और जल्द ही देश की कमान उन्हीं के हाथों में आने वाली है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 23 जून 1980 की सुबह जब दिल्ली का आसमान साफ था, संजय एक प्राइवेट विमान उड़ाने निकले, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद उनका प्लेन नियंत्रण खो बैठा और दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट के पास जमीन से आ टकराया। हादसा इतना भयानक था कि इंदिरा गांधी को अपने बेटे की मौत पर यकीन ही नहीं हुआ। कहते हैं कि इंदिरा दोबारा उस जगह पर गईं जहां प्लेन गिरा था और जमीन के हर टुकड़े को हाथों से खंगालती रही। सिर्फ 33 साल की उम्र में संजय गांधी इस दुनिया को छोड़ गए। उनकी मौत ने न सिर्फ इंदिरा गांधी को तोड़ दिया, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भविष्य को भी बदल दिया। अब सारी नजरें बड़े बेटे राजीव गांधी पर टिक चुकी थी। संजय के उलट राजीव गांधी को शुरू से ही राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने ना भीड़ भाड़ पसंद किया, ना ही सत्ता का लोभ, बल्कि उनकी असली पहचान थी एक सादगी पसंद, अनुशासित और शांत स्वभाव का युवक, जिसे हवाई जहाज उड़ाने का जुनून था। इसलिए वो इंडियन एयरलाइंस में एक प्रोफेशनल पायलट के तौर पर काम करने लगे। यहाँ तक
कि जब भी यात्रियों से उनका परिचय करा जाता वो सिर्फ राजीव नाम से बुलाए जाते ताकि किसी को उनकी असलियत पता न चले। उस वक्त उन्हें 5,000 रुपए वाली तनख्वाह मिलती थी, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। लेकिन किस्मत से राजीव की जिंदगी की दिशा अचानक बदल दी। 1980 में छोटे भाई संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। इंदिरा गांधी टूट चुकी थी और पार्टी का भविष्य अधर में था। ऐसे वक्त पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राजीव से राजनीति में आने की गुजारिश की। शुरू में उन्होंने साफ इनकार किया, लेकिन मां और पार्टी के दबाव के आगे झुकना पड़ा। 1981 में उन्होंने अमेठी से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंचे। तभी से देश ने देखा कि ये शांत स्वभाव वाला पायलट अब धीरे धीरे भारत की राजनीति का नया चेहरा बनने जा रहा है। फिर आई 30 अक्टूबर 1984 की वो सुबह जिसने पूरे भारत को घने अंधेरे में धकेल दिया। इस दिन इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने गोलियों से छलनी कर दिया। पूरा देश सदमे में था और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। इधर सोनिया गांधी राजीव से रो रो कर कह रही थी, कृपया राजनीति से दूर रहो वरना ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन पार्टी और देश के दबाव के आगे राजीव ने कदम पीछे नहीं खींचे। उसी शाम 6:45 पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वो बन गए भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। राजीव को उस वक्त लोग मिस्टर क्लीन कहते थे, एक ऐसा नेता जो राजनीति की गंदगी से दूर था। उन्होंने कंप्यूटर और टेलीफोन क्रांति की नींव रखी, देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना दिखाया। लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही उनके चारों ओर वो सारे मंडराने लगे जिन्होंने उनकी छवि पर गहरे दाग छोड़ दिए। सबसे पहले 1984 के सिख दंगे, इंदिरा की हत्या के बाद जब हजारों निर्दोष सिख मारे गए तो राजीव गांधी के शब्दों ने सबको झकझोर दिया। 19 नवंबर 1984 को राजीव गांधी ने दिल्ली के वोट क्लब से कहा, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। ये लाइन आज भी उनके खिलाफ सबूत की तरह खड़ी है। फिर आया 1987 का बोफोर्स घोटाला, जिसने उनकी मिस्टर क्लीन के इमेज को चकनाचूर कर दिया। स्वीडन से तोप खरीदने के सौदे में 64 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप सीधे प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंचा। संसद से लेकर गली मोहल्लों तक ये सवाल गूंज रहा था कि क्या गांधी परिवार भी भ्रष्टाचार में डूब गया है। ये वही केस था जिसने उनके राजनीतिक करियर को डुबा दिया। हालांकि फिर इस केस में राजीव गांधी को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन इस आरोप के चलते वो 1989 का आम चुनाव भी हार गए थे। लेकिन राजीव सिर्फ विवादों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने वो काम किया जिसे आगे लोग सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। 1988 में मालदीव में बगावत हुई। वहां के राष्ट्रपति मोमून गयूम छिपते छिपते घूम रहे थे। अश्वनी भटनागर लिखते हैं, राजीव ने सिर्फ 10 घंटे के नोटिस पर आगरा से 3000 सैनिक एयरलिफ्ट करवाए और 4000 किलोमीटर दूर मालदीव में उतार दिए। भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ राष्ट्रपति को सत्ता में वापस बिठाया, बल्कि उनके विरोधियों को पकड़कर जेल में डाल दिया। इस ऑपरेशन से दुनिया को साफ संदेश गया कि भारत अपने पड़ोसियों की हिफाजत भी कर सकता है और दुश्मनों को घर में घुसकर सबक भी सिखा सकता है। लेकिन फिर आया वो दिन जिसने सब खत्म कर दिया। 21 मई 1991, श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु। राजीव गांधी चुनावी सभा के लिए पहुंचे। भीड़ में एक महिला ने उनके गले में माला डाली और पल भर बाद जोरदार धमाका हुआ। राजीव गांधी समेत 15 लोग मौके पर ही मारे गए। जांच में सामने आया कि यह हमला तमिल उग्रवादी संगठन लिट्टे ने करवाया था। लेकिन आज भी उनकी मौत रहस्यमयी है। आखिर सुरक्षा एजेंसियों को पहले से अलर्ट क्यों न मिला था? उन्हें रोका क्यों नहीं गया? क्या इसके पीछे सिर्फ लिट्टे था या राजनीति का कोई गहरा खेल भी था? राजीव गांधी की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने राजनीति कभी चाही नहीं थी, लेकिन हालातों ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। उन्होंने देश को नई दिशा दी, लेकिन उसी राजनीति ने उनकी जिंदगी छीन ली। तो दोस्तों, अगर प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत और तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या ना हुई होती तो क्या आज भारत की स्थिति कुछ और होती? और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान दशकों तक संभालने वाले गांधी
गांधी परिवार को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। 7,777 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही अनसुने अनकहे सच जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।